आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स उसका ये जो चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक्स, उसका मैंने स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन करवाया था। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन करवाया था। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन के अंदर में क्या होता है कि साइंस स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, देखो इट इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि हम इसको कहते हैं इट्स अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उसको। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा जो हमें मिलता है उसको हम ऐसे क्लियरली इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जिसको कहते हैं हमको क्यों चाहिए डाटा, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हमने डाटा दे रखा है ना, तो उसको हम पता करते हैं। इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इसके 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। आप डाटा को कलेक्ट करते हो, सबसे पहले कहीं से भी आप हाफिज़ डाटा कलेक्ट करके लाते हो, आपको जिस पर्पस के लिए ये डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हो, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हो। उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करते हो प्रॉपर्ली। देखो कलेक्शन कैसे करते हो, जैसे सेंसस मेथड होता है, सैंपल मेथड होता है, अलग अलग तरीके से आप उसको कलेक्ट करके लाते हो। उसके बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, टैली बार्स बनाते हो, अरे बनाते हो, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स और ये सब प्रेजेंट करते हो। कैसे प्रेजेंट करते हो, टेबल्स बनाते हो, ग्राफ्स बनाते हो और डायग्राम्स बनाते हो, पाई चार्ट्स बनाते हो, उसके थ्रू आप डाटा को प्रेजेंट करते हो। उसके बाद आप उसे एनालाइज करते हो। कैसे एनालाइज करते हैं, उसे परसेंटेजेस के फॉर्म में, एवरेजेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं कि भी क्या फायदा हुआ, इस डाटा को कलेक्ट करने का कोई रीजन होगा तो आप वो रीजन के थ्रू आप उसको देखते हो। उसके बाद आप उसमें रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हो कि भी जो मैंने ये किया उसका क्या नतीजा निकला। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया तो आप ये इंटरप्रेट करोगे पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, या कोई भी चीज का आप डाटा कलेक्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो भी चीज है आप उसको ये बताते हो कि बढ़ा है या घटा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। फाइन, तो ये चीजें होती हैं स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज जितनी भी होती है हमारी। तो जब आपको आएगा पेपर में कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। आप इसको कैसे लिखोगे, पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि ये होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन, मीनिंग लिखने के बाद में डेफिनेशन लिखोगे और उसके ये स्टेजेस बताओगे, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। और ये जो मैंने आपको बताया ये स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। टूल्स क्या चीज होती है, ये मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप, या टेक्निक्स जिसको बोल दो, मेथड्स या टेक्निक्स जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, फिर एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हो। एनालाइज मतलब कि ये निष्कर्ष निकालते हो अल्टीमेटली, देख के समझ के कि फाइनली आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पॉपुलेशन है तो बढ़ रही है, घट रही है, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, रूरल सेक्टर का क्या हाल है, अर्बन सेक्टर का क्या हाल है, आप ये सब चीजें इसके थ्रू पता करते हो। फाइन, तो ये होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़ो, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। बेसिकली स्कोप के अंदर में 3 चीजें होती हैं, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर में क्या चीज होती है, आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इट्स बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस कैसे है वो, देखो एज अ साइंस अगर आप देखो तो जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज होती हैं वो न्यूमेरिकल डाटा को आप उसको एक साइंटिफिक वे में एक प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ते हो, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। और एज एन आर्ट देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है एक ये क्वांटिटेटिव डाटा को जो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, जो हम अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम का राइज फॉल या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम स्टैटिस्टिकल सर्वेज करते हैं तो स्टैटिस्टिकल डाटा से आप एनालाइज करते हो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से दैन अदरवाइज। फाइन, तो ये चीज आती है इसमें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर में सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर जो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये 2 तरह का होता है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये वो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कलेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो किसी भी डाटा को। ठीक है, जैसे आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज इसमें आती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड जो आप कर रहे होते हो, या आप डिस्पर्जन को मेजर कर रहे हो बाय द मेथड ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन वगैरह करते हो। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इट इज यूज्ड जब आपको एवरेजेस को एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एवरेज हाइट निकाल रहे हो ऑफ ऑल द सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है,
हमारे स्कूल के सारे सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स यानी कि 11th एंड 12th के सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी होगी। या अगर डिस्क्रिप्टिव के थ्रू हम यूज करते हैं जब हम एवरेजेस निकालते हैं कि भाई साइंस एंड मैथ्स के मार्क्स जो थे स्टूडेंट्स के सारे क्लासेस के वो लगभग कितने हैं, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज होती है। नेक्स्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैंने अभी आपको नाम बताया सब्जेक्ट मैटर के अंदर में। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सारे मेथड्स जिसके थ्रू आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो जो कि आपकी पॉपुलेशन यानी कि यूनिवर्स से रिलेटेड होती है। जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है यूनिवर्स और पॉपुलेशन होती है, जो कि आपका पूरे के पूरे जो फिगर्स आप कलेक्ट करते हो वो होता है आपका यूनिवर्स, सारे आइटम्स जो होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे क्लास टीचर जो है वो एस्टिमेट करिए एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास, ठीक है, तो ये जो पूरी क्लास है ये पॉपुलेशन है, और एवरेज बेस के एवरेज वेट के लिए वो सिर्फ कुछ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स को लेंगी। ये थोड़े ना सबको वेइंग मशीन पे खड़ा करती रहेंगी, 500 बच्चे हैं भैया 11th और 12th की मिलाकर तो सबको खड़ा करती रहेंगी मशीन, नहीं, वो कुछ एक मोटे पतले बीच वाले सबको लेकर के फिर उनका एवरेजेस निकाल देते हैं। थर्ड चीज जो हमारी स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आती है वो होती है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहला स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होगी। हम स्टैट्स में सिर्फ न्यूमेरिकल चीजों को पढ़ सकते हैं, जो क्वालिटेटिव चीजें, क्वांटिटेटिव हम पढ़ते हैं लेकिन जो क्वालिटेटिव चीजें हैं दोस्ती, ऑनेस्टी, विजडम, हेल्थ, ये सब चीजें इसमें हम नहीं पढ़ सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। हम सिर्फ इसमें एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सिंगुलर एक एक बंदे को नहीं पढ़ते। अगर हम कहते हैं कि मे बी स्टैटिस्टिकल फैक्ट कि हमारे क्लास की टीचर सपोज करो 50,000 पर मंथ अर्न करती है, बट क्योंकि ये फैक्ट जो है वो इंडिविजुअल बंदे का है, इंडिविजुअली मैंने सिर्फ एक सैलरी बताई है 11th क्लास के टीचर्स की, तो ये स्टैट्स नहीं है, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं पूरे के पूरे टीचर्स की या स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अगर मैं स्टडी करती हूँ, या पूरी स्टेट में जितने स्कूल्स हैं उनमें एवरेज सैलरी टीचर्स की कितनी बनती है वो स्टडी करती हूँ, तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो दैट इज वाई इसमें हम सिर्फ एग्रीगेट्स पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल्स को हम नहीं पढ़ते होते हैं। सेकेंड है थर्ड है होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज नेसेसरी। डाटा एक सा होना चाहिए, जैसे जो यूनिफॉर्म क्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को आप प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लॉथ अलग चीज होती है, फूड ग्रेन्स अलग चीज होती है, यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक, आप जैसे आप मेजर करते हो जिस चीज को, एक चीज को मीटर्स में मेजर करते हो, एक चीज को आप टन्स में मेजर करते हो, सो यू कांट कंपेयर दीज टू थिंग्स, but it is possible to compare the values with their volume। instead of volume आप values compare कर सकते हो but इनके volume नहीं compare कर सकते। then results are true only on an aggregate। ये देखो results are true only on an average। इसका मतलब ज्यादातर स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स जितनी भी होती हैं वो एवरेजेस में होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया 50,000 पर हेड पर एनम। 50,000 पर एनम का ये मतलब नहीं है कि हर इंडिविजुअल इंडियन की इनकम 50,000 रुपया है पर एनम, ऐसा नहीं है। किसी की उससे कम है और किसी की उससे कहीं गुना ज्यादा है। सो यू हैव so we may have more and some may have less। okay, जैसा मैंने कहा कि किसी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के पास कम भी हो सकते हैं। ये तो हमें एग्रीगेट पढ़े हैं। कितने ऐसे होते हैं जिनके पास में दिन का भी 100 रुपया नहीं होता, 200 रुपया नहीं होता। ठीक, देन विदाउट रेफरेंस, ये देखो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स कैन प्रूव टू बी रॉन्ग। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स कैन प्रूव टू बी रॉन्ग। इसका मतलब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, मतलब इसको समझने के लिए जो सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, आपको उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कैसे मैंने समझाया, देखो जैसे मान लो बिजनेस में क्लॉथ का बिजनेस था, जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो आप 3 इयर्स में 1,000, 2,000, 3,000। एक और बिजनेस आप पकड़ लो जैसे पेपर का है, उसमें जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो 3,000, 2,000, 1,000। अब पहला वाले का भी एवरेज 3, 2, 5 और 1, 6, 6,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2,000। दूसरे वाले का भी 2,000 है, बट पहले वाले में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले 1,000 था, फिर 2,000 हुआ, फिर 3,000 हुआ, यानी कि इस समय क्लॉथ में प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहा है, वेरस पेपर में डिक्रीज कर रहा है। एवरेजेस में मानती हूँ 2,000 है, बट आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में तो अंतर है ना, वो लॉसेस में जा रहा है और ये प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। उसके सेकेंड पेपर वाले में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, वेरस उसमें प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज हमें कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक है, even though the conclusions are similar but we can't take it as same। it can be used only by the experts। क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ एक्सपर्ट पर्सन जिनको स्पेशलाइज नॉलेज होती है स्टैटिस्टिकल फिगर्स की, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, वही लोग कर सकते हैं। जिनको इनकी नॉलेज नहीं होती उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स जो अनक्वालिफाइड पर्सन के लिए, जैसे समझ लो आपने
जो किसी को ऐसे कुछ भी थमा दिया है जिसको उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, तो इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एंड प्रोन टू मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत कॉमन फिनोमेना है। स्टैटिस्टिक्स को आप यूज कर सकते हो प्री ड्रॉन कंक्लूजन्स के बेसिस पे, इवन इफ इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, पूरा गलत होगा फिर भी आप उसको यूज कर लेते हो। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इट्स लाइक अ क्ले, सही मोल्ड कर दोगे तो अच्छा फिगर बन जाएगा, नहीं तो वेस्ट है। ठीक है, गॉड डेविल जो बनाना है तुम अपने आप बना सकते हो उसको। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस में सबसे पहला क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका मतलब आपको ये मैंने बताया कि मान लो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ले लो या प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज ले लो, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स ले लो, कुछ भी चीज ले लो। सबसे पहला टास्क इकोनॉमिक्स से ये होता है कि आप ये समझो कि किस हद तक आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मान लो अगर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लेते हैं, ठीक, तो ये 20% ऑफ द इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड इन द ईयर दिस एंड दिस, अगर मैं ये कहती हूँ तो यानी कि अनएम्प्लॉयड जो है वो, और पहले जो थे वो 18% थे, तो कितने इंक्रीज हुए या कितने डिक्रीज हुए हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं इसमें। तो इसीलिए क्वांटिटेटिवली हमको कोई भी चीज समझना, अरे अगर मैं खाली ये कहती हूँ अरे भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया का क्या मतलब है, इट इज नॉट, इट्स जस्ट अ वेग स्टेटमेंट। वही मैं कहती हूँ 20% बढ़ गया तो समझ में आता है ओहो पहले इतना था यानी कि अब इतना हो गया है, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल। इंटरसेक्टर यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये जो सेक्टर्स हैं हमारे, इनके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पार्ट का, कौन से सेक्टर का कितना योगदान है जीडीपी में। और इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि 1998 में कितना था, 2006 में कितना था, 2010 में कितना है, 2015 में, 2020 में कितना था हमारा ग्रोथ, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इकोनॉमिक्स जो होता है ये फाइंड करने की कोशिश करता है कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है, आप डायग्नाइज करते हो प्रॉब्लम को, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इफेक्टिव रेमेडीज देते हो। तो थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल स्टडीज हमको ये पता चलता है कि भाई मान लो सपोज करो डिमांड डिक्रीज हुई, क्यों डिक्रीज हुई आपको ये पता चलेगा, भाई इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से डिक्रीज हुई है या कोई और रीजन की वजह से डिक्रीज हुई है, तो गवर्नमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि भाई क्या हुआ था जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हुई है, तो अकॉर्डिंगली ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेमेडीज निकालनी होती है। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक मॉडल्स आर ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडीज। इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, ये रिलेशनशिप ही तो होता है, जो अलग अलग सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को आप पढ़ते हो उन्हीं का तो रिलेशनशिप होता है ये, तो उससे हमको कंक्लूजन मिलता है, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन निकलता है उससे ही हमको समझ में आता है कि इकोनॉमी में क्या चीज कैसी चल रही है। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड का, ये सपने देख के थोड़ी ना आगे कि अचानक से ये आ गया, हमने देखा कोई चीज का दाम कम होता है तो हम उसे ज्यादा खरीदने जाते हैं, कोई चीज का दाम बढ़ता है तो हम उसे कम खरीदते हैं। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप जब हमने स्टडी करी उससे ये रिलेशनशिप निकला है, ये अपने मन से किसी ने नहीं बनाया, ये ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये निकलती है। ठीक, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू। फोरकास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, नो, आप उसको देखते हो कि क्या चल रहा है इस समय, क्या ट्रेंड है। जैसे पॉपुलेशन पहले देखी थी, धीरे धीरे जब बढ़ रही थी तभी वो फोरकास्ट हो गया था कि इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा, जो कि हमें समझ में आ रहा था। अभी जब कह रहे हैं कि अगर अभी भी हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम चाइना को एक्सीड कर जाएंगे, कैसे हम कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि जो करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको देख के ये चीज फोरकास्ट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि भाई टैक्स इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगी, ये सब वो स्टैटिस्टिकल स्टडीज से ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय हमारे देश में क्या स्थिति चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या चीज करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग रूल्स निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सब डिसाइड होता है कि क्या चीज कैसे करनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये स्टेट ऑफ बैलेंस होता है जो कि प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स के साथ में होता है, जहां पे प्रोड्यूसर्स ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट या जहां पे कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं दे हैव इवॉल्व्ड, माने इनके बीच में कुछ इको फंडामेंटल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि कैसे प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैसे उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं और कैसे कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। फाइन, आई होप इट इज वेरी क्लियर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि आ गए इसमें हमारे सामने। सबसे पहला है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस को फैसिलिटेट करता है, और दूसरा
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला, जो कि अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब आप ना अपनी बुक में देखोगे पीछे की तरफ ऑरेंज बॉक्सेस में 2-3 चीज़ें दी रखी है। एक तो ये दे रखा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, और डिस्ट्रस्ट का पूरा है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज व्हाई इट इज, आप प्लीज इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी, बट देन प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक तरह से समझो आप ये चैप्टर का हाफ का समरी है ये आपके लिए। तो मैं आपको ये तीनों चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये ना ये तो एक ही बॉक्स में है, ये पूरा एक फुल फ्लैश लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं दे आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। देखिए जैसे हम एज अ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए जितने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं उतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उस एरिया में। ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि भाई इट मे बी ट्रूली स्टैटिस्टिकली, मैंने स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे डॉक्टर्स का रेशियो और डेथ का रेशियो इतना है, लेकिन कॉमन सेंस भी तो लगाओ, डॉक्टर्स थोड़ी ना मार रहे हैं किसी को। ठीक है, लाइकवाइज जैसे एवरेज साइज ऑफ शूज जो है फॉर द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इट मे बी 6, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना हर बंदा 6 नंबर का ही जूता पहन रहा है, नो फाइन। इसीलिए ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रस्ट, देखो स्टैटिस्टिक्स जो होता है, कुछ पीपल जो होते हैं उनको ना मिसकंसेप्शन है इसको लेके कि भाई ये तो रेनबो ऑफ लाइज हैं, या इसमें खाली झूठ ही झूठ होता है, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, या स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं प्रूव कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे 3 तरह के लाइज होते हैं, लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चीजें होती हैं, लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो एक मैंने वन कैन प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऐसे कर सकता है कि आपका पूरा फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करके और मिसलीड कर सकता है लोगों को। गवर्नमेंट जो है, जैसे उन्होंने कहा था कि पर कैपिटा इनकम जो है लगभग 17% इंक्रीज कर जाएगी, 2016 में उन्होंने ये चीज क्लेम करी थी। ऑन द अदर हैंड जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कहा था कि इनकम जो है वो 5% से ही बढ़ेगी। लेकिन जो डिफरेंस है वो इस फैक्ट में है कि जो गवर्नमेंट है वो एस्टिमेट करे ऑन द बेसिस ऑफ करेंट प्राइसेस, फाइन, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो 2004-2005 के प्राइसेस के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली करंट वाला जो है वो ज्यादा सही होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की जगह ये ढूंढो कि कहाँ पे कौन सही है और किस चीज से वो कंपेयर कर रहे हैं। दोनों ही गलत नहीं बोल रहे हैं, बट कंपैरिजन किस चीज से हो रहा है आपको वो देखना चाहिए। फाइन, डिस्ट्रस्ट क्यों होता है? देखो काफी सारे कारण होते हैं। डिस्ट्रस्ट राइज करता है बिकॉज नॉट बिकॉज कि कोई गलतियां हैं स्टैटिस्टिक्स में एज ए सब्जेक्ट मैटर, लेकिन जो यूजर्स है वो उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए कैसे, जैसे अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स आप ऑब्टेन करते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो प्री डिटरमाइन कंक्लूजन से मैच कराने के लिए। फिर ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं आप उसे भी प्रेजेंट करते हो, वो भी इस तरीके से कि जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाए, फाइन, या कंसिक्वेंटली जो पीपल होते हैं उनको उस पर फेथ खत्म हो जाता है। तो इट हैपेंस, तो दैट इज व्हाई दीज शुड बी नोटेड कि डिस्ट्रस्ट क्यों होता है, और उसको जहां तक हो सके उसको रिमूव करो। तो अब आप उसे रिमूव कैसे करोगे? जितने लिमिटेशंस है उसको कंसिडर करके चलो। व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो लिमिटेशंस होती हैं दे मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा, बायस नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन जो है दे शुड नॉट, दैट शुड बी इम्पार्शियल। ठीक है, सिर्फ रिलेवेंट डाटा का निकालो, उसी के कंक्लूजन निकालो, एंड देयर शुड बी नो बायस, विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस आप उसके कंक्लूजन्स निकालो। एंड एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट शुड बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसमें क्या लिखोगे, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी कि आप उसमें क्या चीज लिखोगे। इनफैक्ट इफ यू वांट, मैं अगर आपका क्वेश्चन आया तो मैं उसमें एग्जैक्टली आंसर बता दूंगी कि आपको इसमें क्या चीज कितनी लिखनी है, सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। एंड आई होप माई कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करो, वो रेड वाला बटन, घंटा दबाओ, बेल आइकन, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपको समझ आए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल श्योरली टेक योर डाउट्स। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।